आधार बोलता है। इसमें पहले एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं कि फ्राइडे का सेशन किस तरह का देखने के लिए मिला था एफआईएस की साइड से, क्योंकि एफआईएस की जो बाइंग है, जो एफआईएस की सेलिंग है वो तो रुकी नहीं रही है। और फ्राइडे के सेशन में भी जिस तरह का डेटा देखने के लिए मिला उससे ये तो लगा कि रुकी तो नहीं है, लेकिन मोमेंटम कम होता हुआ दिख रहा है। 1278 करोड़ की सेलिंग थी, डीआईएस ने 1722 करोड़ की बाइंग की है। जिस दिन भी डीआईएस की बाइंग एफआईएस की सेलिंग से ज़्यादा हो जाती है उसी दिन मार्केट में मजबूती आ जाती है। लेकिन ये ट्रेंड कब तक रहेगा और एफआईएस कब तक ही बेचते रहेंगे? मार्केट में असली स्ट्रेंथ तभी लौटेगी जब एफआईएस भी लौट कर आ जाए, या सेलिंग की कम से कम ये जो उनकी चलन चल रहा है वो कम से कम एक बार रुक जाए। तो ये भी थोड़ा सा मार्केट को रिलीफ दे देगा, क्योंकि जो भी मार्केट म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं 1500-1700 करोड़ का डेली बेसिस पर, तो वो नेट बाइंग हो जाएगी। लेकिन एक बार देख लेते हैं नेट में ग्लोबल इंडिसेस कहाँ पर चल रहे हैं। तो ग्लोबल इंडिसेस में डाउ जोन्स तो रिकॉर्ड हाई पर चल ही रहा है। 426 पॉइंट शुक्रवार को भी बढ़कर बंद हुआ। निकाई में करीब 1.25%, कोस्पी में करीब 1.25% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। शंघाई हैंगसेंग भी करीब आधा फीसदी गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो कोई खास एशियन इंडिसेस से नेगेटिव फिगर नहीं है, ऑन द पॉजिटिव साइड ही हम कह सकते हैं, क्योंकि निकाई और कोस्पी यहाँ से अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो उसका इंडियन मार्केट पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जिनमें कि आज के मार्केट में आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। तो जेकेआईएल करीब 12.5%, आईएफसीआई 11%, सोभा करीब 10.5%, इंडियन बैंक करीब 10% और जैक कॉर्प करीब 10%। तो ये कुछ एक काउंटर्स जहां पर कि अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। वहीं टॉप लूजर्स देख लेते हैं जहां पर कि आज अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। तो उनमें विजय यहाँ पर करीब 5.5%, सिम्फनी करीब 3.5%, जुबिलेंट फार्मा, थर्मेक्स और यूटीआई ये करीब 2.5 से 3% नीचे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस समय ग्लोबल फ्रंट पे चल रही है, डॉलर रुपी का मूवमेंट और डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट। और डॉलर इंडेक्स 2 साल के हाईस पर आ चुका है, 108 के लेवल इसने अब टच कर लिया। समीर सर, कैसे देख रहे हैं? डॉलर का मूवमेंट भी उतना ही तेज हो गया जितना कि आजकल मार्केट के मूवमेंट हो रहे हैं, और इसको कैसे रीड करें? और उनसे जुड़ी जैसे आईटी कंपनीज हैं या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उनको किस तरह से रीड करें? जी, सो डॉलर स्ट्रांग रहा है एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रांग, क्योंकि यू नो जो हम लोग ने इनिशियली बात की कि व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प कम्स व्हाट इज गोइंग टू चेंज। तो वन ऑफ द बिग चेंजेस जो डोनाल्ड ट्रम्प को करना है इज ही वांट्स टू पुट इन सर्टेन अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन गुड्स कमिंग नॉट ओनली फ्रॉम चाइना बट आल्सो फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब वैसे सिचुएशन रहेगी तो all the global currencies will want the currency to depreciate a little bit, so it allows them to become more competitive when supplying goods overseas. तो मेरे हिसाब से डॉलर स्ट्रेंथ फॉर द टाइम बीइंग शायद थोड़ी रहेगी। आईटी कंपनीज के लिए तो अच्छा ही है बिकॉज दे आर अर्निंग इन डॉलर, सो द कन्वर्जन दैट हैपेंस विल बी बेनिफिशियल। बट व्हाट वी गॉट टू सी इज कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प does some increase the number of workforce or salespeople in the US in domestic market, so cost of these companies does go up. तो वो थोड़ा एक नेगेटिव रह सकता है, बट ओवरऑल करेक्शन इन आई मीन द रूपी वीकनिंग इज वेरी गुड फॉर कंपनीज दैट आर इन द एक्सपोर्ट बिजनेस और एंड आईटी कंपनीज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से कंपनीज दैट आर वर्किंग ऑन exports will stand to benefit। Q3 के numbers उनके decent या slightly better than expectation आ सकते हैं, but that will also get factored into the stocks क्योंकि everyone is seeing that the rupee is becoming weaker। मेजर ऐसे कुछ नहीं लगता कि that is going to be a trigger that will change momentum of a market in any particular direction, but yes, weakness in the dollar, I mean, and the rupee is expected to remain। बिल्कुल। कुछ और डेवलपमेंट जो कि ग्लोबल फ्रंट से हो रहे हैं, उसमें एफओएमसी के मिनट्स कल आते हुए दिखाई देंगे। उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है मार्केट पर, कि किस तरह की उनकी आगे की पॉलिसी देखने के लिए मिलेगी। कुछ उसके इंडिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनकी तरफ से कि 2025 में रूस से युद्ध ख़त्म हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी वो भी दिखा रहे हैं। सर, कितना इम्पॉर्टेंट है? जेलेंस्की बोल रहे हैं कि युद्ध ख़त्म हो सकता है, लेकिन वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो तो चाहते हैं कि शायद युद्ध जारी रहे, क्योंकि G7 की बैठक में भी इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम तो यूक्रेन को कोई बिना कंडीशन के उनको सपोर्ट करते रहेंगे। अमेरिका जो बाइडन प्रशासन जब तक है, एटलीस्ट जब तक तो यही माना जा रहा है कि युद्ध का एस्केलेशन वो तो चाह रहे कि और ज़्यादा हो जाए।
कैसे देखें सर? तो अगर वॉर खत्म हो जाती है तो इट इज डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव। सी, ग्लोबली देयर आर 3-4 जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो मार्केट को थोड़ा नेगेटिविटी दे रही है। वन इज ऑफ कोर्स द रशिया यूक्रेन वॉर जो एस्केलेट हो रहा है। सेकंड इज द मिडिल ईस्ट। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे थे व्हेन ही कम्स ही इज गोइंग टू रिड्यूस मेक श्योर कि दीस वॉर्स कम टू एन एंड। सो होपफुली जो जेलेंस्की ने भी बोला कि मे बी द वॉर विल कम टू एन एंड, होपफुली इट हैपेंस एंड वो दो रिस्क मार्केट से निकल जाते, देन द मार्केट कैन कंटिन्यू इट्स फॉरवर्ड मोमेंटम। इज इट पॉसिबल टू हैपन? आई डोंट थिंक मेरे पास उतनी एक्सपर्टीज है कि मैं जज कर सकूं कि अगर वॉर खत्म होएगा कि नहीं, बट एनीथिंग एंडिंग नेगेटिव एंडिंग इज अ गुड थिंग। जी, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि हम वीकेंड में एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव होंगे उसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर देखने के लिए मिलेगा, और हम देख भी रहे हैं। उसमें कोई नई बात नहीं है। आई थिंक सैटरडे को जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे तो हर कोई व्यक्ति समझ सकता था कि मंडे को मार्केट में होने क्या वाला है। कंडीशन अप्लाई ये थी केवल कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट खराब नहीं हो, और वो हुआ भी नहीं। तो आज मार्केट खुलकर चल रहा है, ना सिर्फ इंडिया का, जापान का, कोरिया का, सभी का चल रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे तो सभी जानते ही हैं कि बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट है वहाँ पर एस्टेब्लिश होने जा रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ पर जो दो कैंडिडेट जीते हैं, एक तो जीते हैं मिस्टर पराग शाह जो कि घाटकोपर से जीते हैं, और दूसरे जीते हैं मंगल लोधा जो मालाबार से जीते हैं। ये दोनों ही दो कंपनियों के प्रमोटर हैं, और इनकी दोनों की कंपनियां लिस्टेड हैं, एक की मान इंफ्रा और दूसरी की लोधा डेवलपर्स, और दोनों ही बीजेपी के टिकट से जीते हैं और उम्मीदवार थे ये उनके। सर कैसे देखें इस तरह की जो पॉलिटिकल लिंक्ड कंपनियां होती हैं? एक का हाल तो हम देख ही रहे हैं, अदानी समूह का। जब भी उनको पॉलिटिकल लिंक बीजेपी से जोड़ा जाता है तो उसमें लोग आवाज़ उठाते कि बीजेपी जीती तो अदानी के स्टॉक खरीद लो। अभी ये दोनों कंपनियों का कैसे ट्रेड करें? ये तो खुद डायरेक्ट ही कैंडिडेट जीते हैं, इनका तो कोई ये भी नहीं कि अदानी की तरह बिजनेसमैन है केवल और पॉलिटिक्स में है ही नहीं। तो पॉजिटिव तो रहेगा ही ना कि उनके लोग जो आए हुए हैं, बट लेट अस आल्सो बी रिमेंबर कि ये प्रीवियस इलेक्शन में भी आई थिंक पराग शाह एंड मंगल प्रभात लोधा वर विनर्स ऑफ द, दे वर सिटिंग मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव। तो उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, इट्स जस्ट द फैक्ट दैट दे कंटिन्यू टू सिट। सो ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं होगी फॉर द नेगेटिव। नाउ जो बॉम्बे में डेवलपमेंट करते दोनों कंपनीज आर वेरी हेवीली फोकस्ड। ऑफ कोर्स लोधा तो दूसरे सिटीज में भी है महाराष्ट्र में, बट बॉम्बे इज द मेन स्टे, और मैन इंफ्रा का भी मेन स्टे बॉम्बे ही है। Getting permissions, probably getting projects to get off the ground will become a little easier and a little faster. So we can expect execution pace to pick up, and that could lead to profitability increase. So एक definite benefit है, but is it going to be कि this is going to become a 5x stock लोधा या मैन इंफ्रा in the next 2 years? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी, तो सर आज जो गैप अप खुले थे, अब उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस भी हुए, तो इनको कुछ लगता है कि इनको नीचे आने पर ले लेना चाहिए, या इनको अगर कोई लेकर बैठा हुआ है तो उसको होल्ड कर ले? अगले 5 साल तो सुरक्षित ही है उनके। जी बिल्कुल, आई थिंक यू कैन होल्ड ऑन टू बोथ स्टॉक्स। रियल एस्टेट सेगमेंट इन इंडिया एंड स्पेशली इन बॉम्बे इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज चेंज। रीडेवलपमेंट काफी हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स। मैन इंफ्रा is in Ghatkopar, उनका फोकस ज्यादा है। Of course, they have a new project that they've started in Tardev, which is going to be the highest tower in the city of Mumbai. उनका सेल्स अभी तक चालू नहीं हुआ, जैसे उनका सेल्स भी चालू हो जाएगा, what you will see is profitability and top line and profitability going forward to increase. Redevelopment projects जो वो ले रहे the suburbs also, and the in western suburbs and eastern suburbs will also benefit. लोधा का तो we already know he's already doing huge amount of projects, उनके projects continually increase हो रहे हैं। So holding these stocks for maybe, अगर आप होल्ड कर सकते हो 2-3 साल, तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में ये दो कंपनी पे भी पैसा मिलेगा। बट बाकी के रियल एस्टेट सेक्टर में भी आई थिंक देयर आर गुड इन्वेस्टमेंट्स। रुस्तम जी है, देयर इज क्या बोलते हैं, ओबेरॉय रियल्टी। All of these are good companies in Bombay NCR and Bombay region. So these are companies one can make investments in, but specifically just कि ये लोग इलेक्शन जीते उसके वजह से लेना, I don't think that is the right reason to buy. जी सर, एक हमारे दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं आरबीएल बैंक पर, बिकॉज आई नो कि आरबीएल बैंक के साथ आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है।
क्योंकि आपने उन लेवल्स पर रिकमेंडेशन दिया था जहां पर कि ज़्यादातर लोग सेल बोल रहे थे अराउंड 86 पर। अभी क्या करें, ये पूछ रहे हैं कि एवरेज कर सकते हैं, इन्होंने कुछ ऊपर के भाव के लिए हुए हैं। जी, एक्चुअली यू कैन एवरेज द स्टॉक, उसमें उतना नेगेटिविटी नहीं है। आरबीएल और दूसरे सब बैंकिंग सेक्टर में अभी क्यों जहां पे ज्यादा फॉल आया है वह माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग है, क्योंकि टॉक्स इन माइक्रो फाइनेंसेस की जो डिफॉल्ट्स आने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट मे बी 6 months विल बी क्वाइट लार्ज। एनपीएस इन माइक्रो फाइनेंस कैन गो अप ऑल द वे क्लोजर टू 10-11%, which is a big negative क्योंकि वो प्रोविजन लेना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी we are seeing some amount of default increase, और if you see कि there is exposure in RBL bank for these two segments, but अगर आप RBL के conference call में which I sat for, उन्होंने कहा है very clearly कि they are trying to make sure that they don't lend money to in the microfinance जहां already ज्यादा exposure है। So hopefully उनका उतना पेन पॉइंट नहीं आएगा। We are not denying the fact कि सब जगह पे थोड़ा next 2 quarters पे थोड़ा पेन आएगा because fresh lending has slowed down. RBI is putting restrictions on certain amount of evergreening. Evergreening exactly नहीं, but you know fresh loan देने का to pay back the. It was a way of saying कि तुम्हारा next cycle चालू हो गया and the first cycle comes to an end. So all of these things. with RBI का stepping in is going to be a bit of a problem. So शायद एक क्वार्टर और उनका थोड़ा सा subdued numbers आएंगे, पर यहाँ से downside मेरे को ज्यादा नहीं दिखता because it's trading at under one time book value. उनका full book of course microfinance नहीं है, there's small percentage of it that is microfinance and credit cards जहाँ पे पेन आएगा. So you can expect maybe NPS to go up by 50 to 100 basis points. जो वो लोग they have enough capital buffer to write it off. So I don't think it's a problem. जी हाँ, I would suggest you can average it. बिल्कुल, तो आरबीएल बैंक को आप एवरेज कर सकते हैं सर इन लेवल्स पर भी। एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि चीन की तरफ से आई है और इंडियन सोलर एनर्जी के लिए आई है। चीन 1 दिसंबर से सोलर कंपोनेंट के एक्सपोर्ट पर रिबेट घटाने जा रहा है। पहले ये रिबेट 13% होती थी, अब ये घटाकर 9% करने जा रहा है। और ये जो रिड्यूस्ड रिबेट है ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो क्यों इम्पॉर्टेंट है चीन का मार्केट, क्योंकि हम जो सोलर सेल है उसका 80% इंपोर्ट ही करते हैं और उसमें मेजर रोल चाइना का ही रहता है। हमने FY24 में भी भारत ने करीब $6.25 बिलियन के सोलर कंपोनेंट चाइना से ही इंपोर्ट किए हैं। अगर हम देखें तो सोलर सेल की लागत अगर कॉस्टिंग बढ़ती है तो हो सकता है कि जो पावर टैरिफ है, सोलर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पावर टैरिफ पर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे। हालांकि भारत का जो FY25 तक का जो टारगेट है वो 30 गीगावाट का है, जिसमें कि अब माना जा रहा है कि वो टारगेट केवल 28 गीगावाट तक ही कैपेसिटी एक्सपेंशन का पूरा हो पाएगा। लेकिन भारत में जो सोलर सेल बनाने वाली कंपनियां हैं, अब उनके लिए एक मौका भी है कि अगर चाइनीज़ जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएंगे, यानी कि चाइना से जो इंपोर्ट आ रहा था सोलर सेल्स का वो कम हो जाएगा। समीर सर, बहुत सारी कंपनियां हैं इस लिस्ट में, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि पूरा एक प्लांट लगा रही है। टाटा पावर में अभी फ्राइडे को ही बात कर रहा था इनफैक्ट कि टाटा पावर ने अपना जो उनका सोलर सेल का प्लांट है वो इस महीने से पूरी तरह से ऑपरेशनल होने जा रहा है। वारी एनर्जीज सोलर मॉडल में आई थिंक काम करती है। इरिडा जो कि फाइनेंस करती है, बोरोसिल रिन्यूएबल, आइनॉक्स, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड होने वाली हैं। सर, कौन कौन सी कंपनीज पर पॉजिटिव रहना चाहिए, किनको हिट भी लगेगा? तो ये सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की जो आप बात कर रहे हो, ये फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा पावर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेल, तो उनके ज्यादा बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे। कंपनीज दैट आर मोर लाइक वारी एनर्जी एंड ऑल, उनको डेफिनेटली बेनिफिट आएंगे, बट यू आल्सो गॉट टू रियलाइज कि उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस ज्यादा है। और डोनाल्ड ट्रम्प का एक पॉलिसी था, स्पेशली यूएस मार्केट, व्हिच आई वांट टू एम्फसाइज हियर, कि उनका जो डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट इन फेवर ऑफ पुशिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन अ वेरी अग्रेसिव मैनर। तो अगर वो सब इंसेंटिव जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने दिया था वो कम हो जाते हैं, देन यू माइट सी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया गेटिंग अफेक्टेड। सो जस्ट टू से कि वो 4% क्योंकि चाइना का जो बेनिफिट आ रहा था वो अभी पास ऑन नहीं होगा, सो इंडियन कंपनीज विल स्टैंड टू बेनिफिट, आई डोंट थिंक दैट इज द केस। आई थिंक पूरे टोटलिटी में ग्लोबल सिचुएशन में देखना पड़ेगा। एंड फॉर मी द वे आई लुक एट इट इज opportunity is very large, but it's going to be a rough ride. और ये जो सब नई सोलर सेल कंपनीज वारी एनर्जी एक्ट में ये सब जो लिस्ट हुई है,
trading at good valuations. ऐसा नहीं कि they're trading very cheap. So I think maybe let us wait for a little bit of time, let the market correction come and let these stocks settle in, और जहाँ पे उनका जो लॉक इन पीरियड्स खत्म होते हैं फिर कितना सेलिंग आता है, आई थिंक मे बी इन द नेक्स्ट 3 months वी विल गेट अ बेटर आइडिया, और वहां पे देन वी कैन प्रोबेबली टेक अ कॉल ऑन व्हिच वन इज द कंपनी दैट शुड बेनिफिट. बट जो आप रिलायंस बोल रहे हैं या टाटा पावर बोल रहे हैं, उनका कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू बी सो स्मॉल इन द टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी की ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. जी सर, एक और अदानी ग्रुप के साथ जो प्रॉब्लम हुआ, उसने न सिर्फ अदानी ग्रुप को ही परेशान किया हुआ है, इनफैक्ट जीक्यूजी को भी अब परेशान करना शुरू कर दिया, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में होल्डिंग ली हुई है. और थर्सडे को जब ये अदानी के शेयर सारे गिर रहे थे, उस समय ऑस्ट्रेलियन मार्केट में जहां पर जीक्यूजी का शेयर लिस्टेड है, ये भी 19% गिर गया था. अब फ्राइडे को परेशान होकर जीक्यूजी को अपने शेयर में बायबैक अनाउंस करना पड़ा. अब वो अदानी ग्रुप से परेशान हुए हैं या खुद उनको बायबैक प्लान ही कर रहे थे, वो अलग की बात है. लेकिन बायबैक ने उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला. उस दिन शेयर 16% जरूर एक बार रिकवर हुआ ऑस्ट्रेलियन मार्केट में जीक्यूजी का, लेकिन उसके बाद फिर वही 2-4% के ऊपर ही सेटल हो गया. यानी जितनी बढ़त थी उसने गवा दी फ्राइडे के सेशन में. अब जीक्यूजी ने डिस्क्लोजर ये दिया है कि हमारी टीम पूरी एनालिसिस कर रही है, पूरा वॉच कर रही है कि अदानी ग्रुप में हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कितना इंटैक्ट रखना है, अपने पोर्टफोलियो को कितना इंटैक्ट रखना है. और उन्होंने इंडिकेशन भी दिए हैं कि जो उनके टोटल पोर्टफोलियो उसमें करीब 10% का वेटेज है, क्योंकि उन्होंने बोला 90% हमारा वेटेज जो है वो अदानी से कोई लेना देना नहीं है. दैट मीन्स कि 10% तो उनका वेटेज है. सर, अगर ये 10% वेटेज में से कुछ भी कम होता है जीक्यूजी की साइड से, क्योंकि वो अदानी एंटरप्राइजेज में जिन लेवल्स पे घुसे थे आज भी प्रॉफिट में ही है, या बहुत सारे शेयर्स में प्रॉफिट में है, क्या लगता है सर, ये पॉलिटिकल ज़्यादा है अदानी का केस, या ये फाइनेंशियली इसको देखना चाहिए? क्योंकि जहाँ जहाँ पर बाइडन गवर्नमेंट है, जो भी नाम आ रहे हैं बाइडन गवर्नमेंट की तरफ से कि उनके जो SEC के जो हेड थे, उनका कुछ इस तरह का रिलेशन है कुछ एक विदेशी इन्वेस्टर से जो इंडिया को पसंद नहीं करते हैं. फिर बांग्लादेश से भी इस तरह की प्रॉब्लम हुआ, श्रीलंका से भी प्रॉब्लम हुआ. हालांकि श्रीलंका की तरफ से इस तरह का क्लैरिफिकेशन आ गया कि वो तो उस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेंगे. कैसे देखें सर? वेरी डिफिकल्ट टू से कि अगर पॉलिटिकल ड्रिवन है नहीं है. लोग सिंपल चीज, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर. तो मैं नहीं कहता कि there could be some political motivation that is driving these ये एक्टिविटी जो हो रही है. बट हमको ये भी मालूम है कि इंडिया में ब्राइब्स देके काम होता है. we live in this country, we also know कि आप कुछ भी गवर्नमेंट के साथ करने जाओ या कहाँ पे भी करने जाओ तो always there is somebody who comes with their hand open asking. तो अगर उसने कुछ दिया हुआ है ब्राइब, तो that is probably true, and that is because that is how the country works, unfortunately. So I would not look too much into that. Yes, for GQG it's a bad thing क्योंकि 10% in one single entity जहाँ पे regulatory problems काफी continually आ रहे is not a good thing. But I think जब तक I mean अडानी में यहाँ पे इंडिया में ज्यादा problem नहीं आना चाहिए. Maybe the stock may move sideways to correct, but look, as long as उनके companies Ambuja ACC में cash flows decent रहते हैं, Adani Ports is one of his brilliant businesses which will grow. तो ये तीन कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करो तो I don't think it's a problem. But is it politically, I mean, political? Is it because George Soros is doing it? I don't have an answer for all that. I wish I did, पर मेरे पास उसका आंसर नहीं है. बिल्कुल सर, मैं नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बता दिया. ठीक है सर. लेकिन सर अगर हम देखें तो कुछ और भी चीज़ें हो रही है जो कि आज मार्केट में इम्पैक्टफुल रहेंगी. वो है MSCI इंडेक्स में कुछ कंपनीज इंक्लूड हो रही हैं MSCI ग्लोबल इंडेक्स में. उसमें एल्केम लैब, BSC, कल्याण ज्वेलर, ओबरॉय रियलिटी और वोल्टास, ये सारे शामिल हो रहे हैं. कुछ लगता है कि इनमें से कोई कंपनी है जो कि आपकी रडार पर ऑन द पॉजिटिव साइड या प्रॉफिट बुकिंग साइड पर या नेगेटिव साइड पर कोई काउंटर हो? So actually profit booking side पे ज्यादा रहेगा. Okay. I'm finding कल्याण ज्वेलर्स quite expensive valuation पे. Okay. मैं मना नहीं करता कि उनकी ग्रोथ स्टोरी फॉर द नेक्स्ट 2 years इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग क्योंकि उनका बेस छोटा था. उनका जो फ्रेंचाइजी मॉडल अभी पिकअप हो रहा है, दे आर एक्सपेंडिंग बाय ऑलमोस्ट 100 स्टोर्स अ ईयर.
So when you were a 130 store count, you expanded by 100, you became 230, so almost double, and now you're going to 330. So growth अच्छा है, but look, at the end of the day, that growth is not going to remain strong. It will start coming down. And you cannot keep trading at 70, 80 times multiples because you have had historical growth. You have to look at future growth. So I think Kalyan थोड़ा ज़्यादा रन अप हुआ है and could correct. दूसरा BSE में भी we've seen a huge run up. I think जब 450 था maybe 2 years ago, buyback BSE ने announce किया फिर 1000 odd में, और आज उसका रेट 4600 या 700 जितना है. We don't deny the fact कि एक दो जो बहुत बड़ा पॉजिटिव हुआ, they have almost got 20% market share of the options market, futures and options market. But ये सब business transactional businesses है, और जब तक मार्केट अच्छा चल रहा है और उनके वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, तब तक उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स अच्छे रहेंगे. पर अगर हम बेयर मार्केट में आते हैं, at some point बेयर मार्केट आएगा, maybe not now, maybe in 1 year, maybe in 2 years, तब वॉल्यूम्स एक्सचेंज पे काफी ड्रैप हो जाते हैं, और जब वो होता है उनके ऑपरेटिंग लेवरेजेस नेगेटिव प्ले करने लगते हैं. तो राइट नाउ यू आर गेटिंग प्रीमियम वैल्यूएशंस बिकॉज थिंग्स आर वेरी हंकी डोरी. मेरे हिसाब से जब भी बेयर मार्केट आएगा, यू विल सी द स्टॉक प्रोबब्ली 50% लोअर देन इट्स करंट प्राइस. So I would advise people, if you can book some profit, please do some. मैं मना नहीं करता कि it can continue rally in the near term, but from cyclicals, I think this stock can correct quite a bit in the future. बिल्कुल शॉर्ट टर्म में चल सकते हैं मार्केट के साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन थोड़ी हाई हो गई है बीएससी जैसे काउंटर की, तो आप अपना प्रॉफिट ग्रेजुअली बुक करते जाएं कि अगर मार्केट में कभी भी कोई एक बेयर रन आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स भी और एक्सचेंज वाले स्टॉक्स भी. सर मैं एक चीज़ यही पूछना चाह रहा था कि ये जो बुल साइकिल होती है ये जनरली कितने साल की होती है, और ज़रा ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो ऑडियंस में नए इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं जो कि 2021 के बाद आए हैं, तो एक थोड़ा सा साइकिल बता दीजिए कि सर बेयर रन इंडियन मार्केट में कितने समय चलता है ऑलमोस्ट, और बुल रन की साइकिल कितने समय में किस तरह से प्ले होती है. तो बुल साइकिल यूजुअली 5 to 7 years रहती है, और बेयर साइकिल 2 to 3 years. पर अभी मार्केट में सी दिस वाज बैक इन द डे जब इंफॉर्मेशन फ्लो उतना नहीं था. Today people have so much access to information because of the internet, media, various other things. तो मेरे हिसाब से the bear cycle probably will get compressed a little bit. Bull cycles also could probably become closer to 4 to 5 years. But current bull cycle जो रहा है actually from COVID time to almost we see 4 years of uninterrupted after COVID में जो गिरा उसके बाद we've really not seen anything. So maybe we could see another 1 year, 1.5 year before we get into a bear cycle. But usually bull cycles 5 to 7 years and bear cycles 2 to 3 years. बिल्कुल, तो बुल साइकिल के 4 साल तो हो चुके हैं, सर बता रहे हैं कि 5 से 7 साल चलती है. तो एक जो बुल साइकिल का एंड है वो हो सकता है 1-2 साल में हो, लेकिन अभी मार्केट के तो एंजॉय कर ही सकते हैं जब तक मार्केट चल रहा है. और ये जो अभी पीछे 1-2 महीने में आपने देखा वो बेयर रन नहीं था. बेयर रन तब आता है जबकि अपने हाई से कोई भी इंडेक्स 20% से ज़्यादा गिर जाता है. इस बार तो हम 10% गिरे थे, तो ये एक करेक्शन माना जाएगा, ये बेयर रन नहीं माना जाएगा. लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समीर सर, एनटीपीसी ग्रीन का भी आईपीओ लिस्ट हो रहा है वेडनेसडे को. कैसे ट्रेड करें सर जब ये लिस्ट होगा शेयर? खुलने पर अगर कुछ प्रीमियम मिल जाता है, क्योंकि सेंटीमेंट थोड़ा पिछले 2 दिन में पॉजिटिव हो गया, तो हो सकता है कि आईपीओ अगर लिस्ट ठीक हो जाता है तो प्रॉफिट बुक करें या इस काउंटर पर बने रहें अभी? आई थिंक बने रह सकते हैं. लॉन्ग टर्म अच्छा है बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ द ग्रीन एनर्जी बिजनेस will continue to grow. NTPC being a relatively strong balance sheet company will be able to grow it, capture good market share, earn decent returns on their capital. So I would say hold on, but I would not be, मैं ये भी कह सकता हूँ कि I would not be in a rush to buy it right away. I would, मेरे हिसाब से मार्केट में अभी भी करेक्शन खत्म नहीं हुआ है. शायद we could see another 5-7% downside in the market. एफआई की सेलिंग भी खत्म नहीं हुई है. इफ यू नोटिस कि जो हमने 2000 पॉइंट की रैली भी देखी थी फ्राइडे को, वहां पे भी एफआई सेलिंग थी. थोड़ा शॉर्ट कवरिंग था शायद ऑप्शंस में, निफ्टी में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, बट आई डोंट थिंक कि वी हैव डन विद द एफआई सेलिंग. तो वी कुड सी अनदर डाउनसाइड लेग. तो वहां पे अगर एनटीपीसी ग्रीन भी करेक्ट होती है तो यू माइट गेट इट एट अ बेटर प्राइस, बट लॉन्ग टर्म यस इट्स अ गुड स्टोरी टू इन्वेस्ट इन.
अच्छी स्टोरी है लेकिन लंबी अवधि के लिए। लेकिन अगर कभी भी करेक्शन आती है तो आप इस काउंटर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड अंशुल जैन भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। थैंक यू अंशुल जी। मैं आपके पास लौटता हूँ, बस समीर सर से मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। समीर सर, चूंकि अब मार्केट में एक अच्छी बाउंस बैक देखने के लिए मिल गया और काफ़ी दिनों बाद मिला। बाउंस बैक अच्छा जनरली ट्रेडर्स या पोजिशनल ट्रेडर तो तभी मानते हैं जब वो 300-400 पॉइंट कर करके सेंसेक्स लगातार 6-7 दिन चले। ये 2000 और 1200 पॉइंट का जब 2 दिन में आ जाता है तो उनकी पोजीशन अगर जो कटनी थी वो तो कट गई, लेकिन जो फंसी हुई है वो ये गेस नहीं कर पाते कि अब क्या करूं। अब 3200 पॉइंट की तो रैली आ चुकी है। सर, ये बता दीजिए कि ऐसे समय में अपने पोर्टफोलियो में रडार पर कौन से शेयर्स रखने चाहिए, और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये जो 3200 पॉइंट की रैली आ गई है, अब ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? आज अपनी पोजीशन को कुछ स्क्वायर ऑफ कर लें? इट डिपेंड्स। अगर आप लॉन्ग है तो मैं बोलता हूँ स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। इफ यू आर शॉर्ट द मार्केट, मे बी स्टॉप लॉस रख के आप थोड़ा और वेट कर सकते हो, क्योंकि रैली हैज बीन वेरी शार्प। मेरे लाइक आई सेड, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू सी अ बिट मोर ऑफ अ करेक्शन। ये 2 days वी सीन सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, तो शायद थोड़ा बढ़ गया है। बट अगर एफआईबी सेलिंग अगेन इंक्रीजेस टू 5000 crores, तो वी विल स्टार्ट आवर डाउनवर्ड स्लाइडिंग। सो दैट इज मेरा एक्सपेक्टेशन है। Beyond that, I'm not a trader, I'm an investor। और स्टॉक्स जो आप रेडार पे रख सकते हो, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। लार्ज कैप बैंक में आई विल टेल यू एचडीएफसी बैंक मेरा टॉप पिक है। मिड कैप बैंक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरा टॉप पिक है एज ऑफ राइट नाउ। आप ऑटो इंडस्ट्री में देख सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट इज गुड। यू कैन फोकस आइदर ऑन टाटा मोटर्स, जहाँ पे अच्छी करेक्शन हुई 33%, और महिंद्रा एंड महिंद्रा। टाटा मोटर में यू आल्सो गेट जैगुआर लैंड रोवर, व्हिच इज अ लिटिल बिट ऑफ अ रिस्क, क्योंकि उनका यूरोप और यूएस में एक्सपोजर है, जहां यूरोप इज गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ अ टफ टाइम। महिंद्रा इज प्रीडोमिनेंटली इंडिया। यू कैन आल्सो लुक एट रियल एस्टेट। हम लोग ने बात की थी रियल एस्टेट में इंडिया में अभी भी हमारे, यू डोंट नीड टू बी पर से इन रियल एस्टेट। यू कैन लुक एट कंपनीज दैट डू कंस्ट्रक्शन, या फिर सीमेंट कंपनीज भी ले सकते हो, क्योंकि सीमेंट कंपनीज विल आल्सो बेनिफिट इफ रियल एस्टेट डज वेल। टुडे सीमेंट, it's for all infrastructure. So there is a portfolio you can build on certain amount of stocks. Housing finance ले सकते हैं, housing finance में भी boom आएगा। LIC housing finance है, सम्मान कैपिटल। कंस्ट्रक्शन में BL कश्यप है। कैपेसाइड इंफ्रा, कैपेसाइड तो काफी बड़ा हुआ है, पर मैन इंफ्रा आल्सो डज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सो ये सब काउंटर्स है जो आप ले सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे कुछ एक काउंटर पर आप ऑन द पॉजिटिव साइड बैट लगा सकते हैं अगले कुछ महीनों के लिए, साल के लिए। सभी सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी। थैंक यू सर। अंशुल जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, सवाल वही रहेगा, लेकिन डेटा के थ्रू मैं जानना चाहता हूँ 2 दिन बाद। चूँकि हम, अगर मैं फ्राइडे का कुछ घंटे जोड़ लूँ, वो जो हमारे करीब 6.5 घंटे रहते हैं स्टॉक मार्केट के, और आज के अभी तक के करीब 2.5 घंटा जोड़ लूँ, सर कैसे देख रहे हैं? क्या आप प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहे हैं? मतलब 8-9 घंटे हो गए हैं अब हमारे मार्केट में, जिसमें कि हमने 3200 पॉइंट की एक रैली देख ली है, अब तो 3300 हो गई है। सर क्या करें? तो विवेक जी, आपको याद होगा लास्ट वीक मैं बार बार ये कह रहा था मनी 9 पे कि आपको बैंक निफ्टी एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करनी है। अगर लॉन्ग करने की हिम्मत नहीं हो रही है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ से शॉर्ट मत कीजिए, डिस्ट्रेस सेलिंग मत कीजिए। मार्केट में यहाँ से बहुत तगड़ा बाउंस बैक आएगा। मैंने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी दिया था कि मैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं बैंक 20 बाई करके चल रहा हूँ डिलीवरी बेस पे। यहाँ से मेरे को अपसाइड दिख रही है, डाउनसाइड 150 पॉइंट आ जाए तो बहुत मतलब उसको नहीं जज कर सकते, बट हम नियर अबाउट बॉटम पे हैं। और आज देखिए हमने गैप अप ओपनिंग में इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग दी है। यहाँ पे अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने अपनी बैंक निफ्टी की जो भी पोजीशंस थी बैंक 20 की डिलीवरी, वो मॉर्निंग में बुक की है। बुक करने की वजह ये है कि बैंक निफ्टी पे 52,200 से 52,600 ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इसमें कहीं फेलियर मिलता है तो एक पुल बैक आएगा। मैं नए लोज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पुल बैक आएगा, थोड़ा सा डीपर पुल बैक आएगा। और निफ्टी पे मेरा टारगेट था 24,377, लगभग हम उसके आसपास खड़े हैं, तो टारगेट्स मेरे कंप्लीट हो रहे हैं।
तो मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। अब पुल बैक्स पे मैं फ्रेश बाइंग देखूंगा, मेरे को यहाँ से वापस से स्विंग हाई क्रॉस होते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल जो लास्ट वीक में बाई रिकमेंड किया था वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा डिप में वेट करना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप से आपको स्पेशली दूर रहना है। इस रैली को एक्स्ट्रापोलेट करके कोई स्टॉक 8-10% चल गया है तो वो 30-40% चल जाएगा, नहीं मानना चाहिए। पीएसयू उसमें रैली आ रही है, उसमें से एग्जिट करना चाहिए। लार्ज कैप्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए।